सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा देश टॉप पर है? तो आंसर होगा फिनलैंड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, जिसको किसने जारी किया, कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसमें लगातार 7वें साल टॉप पर बना हुआ है फिनलैंड, यानी कि विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को बताया गया है। दूसरे स्थान पे डेनमार्क रखा और तीसरे पे आइसलैंड रखा है। भारत की बात करेंगे तो भारत 126 नंबर पर है टोटल 143 देशों में से। और लास्ट ईयर भी आपको याद हो तो भारत की रैंक यही थी, इसमें 126 नंबर पे ही था भारत। अच्छा, सबसे मजेदार बात आपको बताऊं तो पाकिस्तान जो है इसको 108वें स्थान पे रखा है, मतलब भारत से ज्यादा खुशहाल बताया गया है पाकिस्तान को। और बस यही सब चीजें देख करके इन रिपोर्ट से विश्वास उठ जाता है। तो भारत 26वें स्थान पे बताया गया। सबसे निचले स्थान पे कौन है 143 पे? तो अफगानिस्तान को बताया गया। मैंने आपको टॉप बता दिया, भारत की रैंक बता दी, और सबसे आखिर पे कौन है ये बता दिया। अभी आपको पता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हमने मनाया था 20 मार्च को। देखो पहले अपन फिनलैंड की बात करते हैं। तो फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी। फिनलैंड आपको पता है झीलों का देश इसको कहा जाता है। करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्तब, और प्रधानमंत्री कौन है? तो पेट्रियोर्पो है। अभी 2024 में जितने भी अपन ने रैंकिंग इंडेक्सेस पढ़े हैं, सूचकांक पढ़े हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। तो एक तो हमने पढ़ा था अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें भारत 93 नंबर पर है। तो टॉप पे डेनमार्क है, इसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, जिसमें सबसे स्वच्छ शहर बताया गया था। 2 हैं इस बार, इंदौर है और सूरत है। और 1 लाख से कम आबादी में बात करोगे तो महाराष्ट्र का शाश्वत है। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं, जैसे कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड ये मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड है। राज्यों में बात करोगे तो सबसे स्वच्छ ये महाराष्ट्र है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में बात करेंगे तो वाराणसी और प्रयागराज है। और सफाई मित्र शहर में बात करोगे तो चंडीगढ़ है। एक हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी और इसको पहली बार जारी किया गया था। इसमें भारत में बताया टोटल हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड है 718, सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है मात्र 9। एक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आई था, उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले शहरों की बात की गई थी। तो टॉप पे उसमें लंदन रहा और भारत से बंगलुरु इसमें 6ठे स्थान पे था। लोकतंत्र सूचकांक अभी आया था, इसमें भारत 41 नंबर पर है। तो टॉप पे नॉर्वे है, इसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। एक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया और इसमें भारत 42 नंबर पर है। तो टॉप पे अमेरिका है, इसको जारी किया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। एक लैंगिक असमानता सूचकांक आया था जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसमें भारत 108वें स्थान पे रहा। टॉप पे डेनमार्क है। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, उसमें भारत 134 नंबर पर है। तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और इन दोनों को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। अभी IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारी किया था, जिसमें याद रखना देशों में बात करोगे तो बांग्लादेश टॉप पर है। सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करोगे कैपिटल की तो दिल्ली है। और सबसे प्रदूषित महानगर की बात करोगे तो बिहार का बेगूसराय है। तो ये 2024 के ही अभी मैंने आपको इंडेक्सेस रिवाइज कराए हैं, तो इतने हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे जब भी इंडेक्स वाला प्रश्न आएगा वापस से मैं आपको ये सारी चीजें रिपीट कराऊंगा, ताकि ये सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। इतनी बार मैं आपको रिपीट करा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। बस आपको रेगुलर बने रहना है। और जब मैं आपको चीजें रिपीट करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इन्हें याद करना चाहें। और इसके लिए आपको बोलना भी पड़ेगा साथ में। और फिर आप मैजिक देखिएगा कि आपको ये जल्दी याद हो रहा है और लंबे समय तक याद रहेगी चीजें। बस बोलना स्टार्ट कर दो आप लोग। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। तो इस त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 को राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। इसे बनाया किसने? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजीज ने AI क्राइम GPT त्रिनेत्र 2.0 को अभी लॉन्च किया है, इसका निर्माण किया है। तो इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे उत्तर प्रदेश पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। तो त्रिनेत्र एप्लीकेशन इसका नाम है।
अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी एप्लीकेशन और पोर्टल के बारे में रिवीजन करवाऊंगा जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, लेकिन उससे पहले अभी कुछ राज्यों की पुलिस ने कुछ अभियान या कुछ पोर्टल लॉन्च किए थे, पहले मैं आपको वो रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, इसको किसने लॉन्च किया था या शुरू किया था? तो चेन्नई पुलिस ने। और वरिष्ठ नागरिकों की, यानी कि जो ओल्डर एज पीपल होते हैं, उनकी सहायता के लिए सवेरा योजना को किसने शुरू किया था? प्रयागराज पुलिस ने। और किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म कर दिया, पूछेंगे तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। अच्छा यूं बताओ, निजात अभियान ये किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया था? ये किस राज्य की पुलिस का अभियान है जिसे पिछले साल अमेरिका का प्रतिष्ठित IACP पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो देखो, अभी आईना पोर्टल के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। उसके अलावा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तो सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया, एनकोर एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया था, गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, एक नो योर कैंडिडेट नाम से भी अभी लेटेस्ट एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया, और भूमि राशि पोर्टल को सड़क व परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया था, और ई अमृत एप्लीकेशन को लॉन्च किया था नीति आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद हो तो, कई सारे पोर्टल लॉन्च किए थे, जैसे कि सुस्वागतम पोर्टल हो गया, सुपेश पोर्टल हो गया, फास्टर पोर्टल हो गया, एक सुवास पोर्टल हो गया। निदान पोर्टल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया, पाट मित्रो पोर्टल को वस्त्र मंत्रालय ने, उद्गम पोर्टल को RBI ने लॉन्च किया था, और अभी ये 2024 का है, फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था इसरो ने। संदेश एप्लीकेशन को अर्धसैनिक बलों के लिए लॉन्च किया गया था। संचार साथी पोर्टल को जो हमारे IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया था। ई केयर पोर्टल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो संभव पोर्टल भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया था, जबकि ई साक्षी एप्लीकेशन, इसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एप्लीकेशन पोर्टल ये रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना, ये न्यूज में सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में। तो लोकतंत्र के लिए ये तीसरा शिखर सम्मेलन है। अभी 18 से लेके 20 मार्च 2024 तक ये हुआ। कहाँ पे? साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में। आपको बता दूं, इसकी शुरुआत 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी, और अभी ये 2024 में जो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी थीम भी है भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। अब यहाँ पे दो चीजें हम करेंगे। पहले तो साउथ कोरिया आ गया, तो इसके स्टैटिक में आपको बताऊंगा, मैप में दिखाऊंगा कहाँ पर है ये, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स जो भी हाल ही में न्यूज में हुई और जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो पहले आप मैप में देखो, ये रहा साउथ कोरिया, कैपिटल सियोल हो गई, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और प्रेसिडेंट है यून सुक येओल। अभी डॉग मीट को यहाँ पे बैन कर दिया गया था, और दुनिया का सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाला देश, यानी कि सबसे कम प्रजनन दर ये यहीं की है। नूरी रॉकेट कहाँ का है? साउथ कोरिया का है, ये भी ध्यान रखना। अब आप मुझे बताओ, नूर रॉकेट ये किस देश का है? और साउथ कोरिया ये पहला एशियन कंट्री बना था नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो बॉर्डर लाइन है, उसको क्या कहा जाता है? 38th डिग्री पैरेलल कहा जाता है। वैसे लोकतंत्र से आपको दो प्रश्न और याद आएंगे। एक तो लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और अभी लोकतंत्र सूचकांक जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 41। अभी मैं आपको जो सम्मेलन, जो समिट रिवाइज करा रहा हूं, ये 2024 वाली हैं सारी। जैसे कि नवा रायसीना डायलॉग, ये अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसमें चीफ गेस्ट रहे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट, यह भी गुवाहाटी में हुआ था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 ये हुआ था दुबई में। और याद रखना कि भारत जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा इस साल। 46 नंबर का सत्र होगा, एडिशन होगा। अभी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन ये गांधीनगर में हुआ था, और इसमें चीफ गेस्ट रहे थे यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट। अभी नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन ये हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन ये अभी नई दिल्ली में हुआ था, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो गोरैया नाम की चिड़िया को बचाने के लिए ये दिन पहली बार 2010 में मनाया गया था। तो याद रखना, उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं ये दिन। और गोरैया चिड़िया से क्या याद आता है आपको? अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था ना अभी दिसंबर 2023 में, उसका शुभंकर, उसका मैस्कॉट वो उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गोरैया चिड़िया को। वैसे उसमें टॉप पे कौन रहा था? हरियाणा रहा था। और पक्षियों से आपको 2 दिवस और याद आएंगे। एक तो नेशनल बर्ड डे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है जो हम को मनाते हैं, और एक विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वो फिक्स नहीं होता, देखो वो साल में 2 बार मनाते हैं वैसे, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अच्छा, अगर मैं पूछूं पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस ये किस राज्य के पास है, तो आंसर करना केरल के पास है। वैसे अब डे वाला प्रश्न है, तो चलो भी इंपॉर्टेंट डेज जो मार्च में हमने मनाए मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। तो देखो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस था, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे, 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे के रूप में मनाया, और अभी 20 मार्च को हमने हैप्पीनेस डे भी मनाया था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री ये कहां पे लॉन्च की जाएगी, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो ये है भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, कहां पे लगेगी? जम्मू कश्मीर में। कौन लगाएगा? गुड एनफ एनर्जी नाम की एक कंपनी है, वो लगाएगी। तो इसमें हर साल 5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अभी इसकी कैपेसिटी होगी 7 गीगावाट आवर की, जिसे 2027 तक बढ़ाकर 20 गीगावाट आवर किया जाएगा। वैसे आपको पता है हमारा लक्ष्य क्या है? 2070 तक नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का हमारा लक्ष्य है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली ये कहां पे शुरू हुई थी, तो आंसर करना छत्तीसगढ़ में। और अभी चीन की बीटा वोल्ट नाम की कंपनी ने परमाणु बैटरी बना रही है ये, जो लगातार 50 साल तक चलेगी। अभी लिथियम आयन बैटरीज के को फाउंडर थे जिनका नाम था जॉन बी गुडएनफ, नाम सुना होगा आपने, अमेरिकी थे ये, निधन हो गया इनका। खास बात क्या है? एक तो 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति यही है। अच्छा, अगर पूछे कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री ये कहां पे लॉन्च हुई थी या कहां पे स्थापित की गई, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। वैसे लिथियम के भंडार कहां पे पाए गए थे भारत में? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर से आपको और क्या याद आता है कि अभी जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की पहली पर्यटक सुविधा कौन स्थापित करेगा? याद रखना इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। और अभी हमने पढ़ा था कि कश्मीर में अभी पहली बार फॉर्मूला फॉर कार रेसिंग का आयोजन भी हुआ था कश्मीर में ही, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट जिसका नाम है सोमा, ये कहां पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो याद रखना ये भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सोमा। कहां पे शुरू हुआ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के शालीमार बाग नामक स्थान पर। तो मतलब यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो भी चीजें बनी होंगी वो आयुर्वेदिक चीजों से बनी होंगी। और इस रेस्टोरेंट को भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन भी कहा जा रहा है। और यहाँ आने वाले कस्टमर्स के स्वास्थ्य के अनुसार भोजन बनाया जाता है, ताजा भोजन बनता है, और खाने में आपको सब चीजें मिलेंगी, पकोड़े खाओ, पाव भाजी खाओ, ये सब, लेकिन वो हेल्दी चीजों से बना होगा, मैदा वगैरह इन चीजों से नहीं बना होगा, जैसे कि मोटे अनाज वगैरह, पालक वगैरह, इनकी चटनी होगी। तो मतलब हमारे जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है वो चीज, स्वाद का स्वाद भी मिल जाएगा और हेल्थ की हेल्थ भी बनी रहेगी। अच्छा, आयुर्वेद से याद आएगा एक दिवस भी हम मनाते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस। फिक्स नहीं होता ये, धन्वंतरी जयंती को होता है जिसे आप धनतेरस कहते हो। अभी आपको याद हो तो दिसंबर में ही ग्लोबल आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हुआ था तिरुवनंतपुरम केरल में। हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। अच्छा, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये कहाँ पे खुला था? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और अभी आपको याद हो तो भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम, ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी? उज्जैन में ही। वहां पे भी आपको हाइजेनिक फूड ही मिलेगा।
और आपको याद हो तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की थी जिसका नाम है अग्नि। अच्छा, इसके अलावा कुछ और 10 प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो भारत या विश्व में पहली बार हुए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी ये जम्मू कश्मीर है। फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला सैटेलाइट GSAT-20 है। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम प्रसादम है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लॉन्च की गई। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य ये आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मिलेगा। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य ये आंध्र प्रदेश है, पहला बिहार है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जिसे आप कहोगे इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया, कहां पे? पंजाब में। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला, मैपिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब है। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहां पे स्थापित होगा? उज्जैन में। और देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा उज्जैन में। तो यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे गर्म साल कौन सा है? तो आंसर होगा 2023 है। तो अभी यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई और उसके अनुसार 2023 का अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया 2023 को। ये रिपोर्ट को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, जो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और इससे पर्यावरण के लिए बेहद गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। और एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ गया है, कितना? 1.56 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका आपको स्थापना हुआ था 1950 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया। प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला अल मंडोस और सेक्रेटरी जनरल है सेलेस्ते साउलो। वैसे इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेड जरूर याद रखना, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं, जिन्हें आप जानते हो साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना, अगर 2024 की बात होती तो यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलेट्स का वर्ष घोषित किया था, जबकि 2023 को हमने मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया था। और 2024 को भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी अवशोषण के वर्ष यानी कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का वर्ष घोषित किया है। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय बिलियर्ड्स प्लेयर को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। तो भारत के महान बिलियर्ड्स प्लेयर हैं ये पंकज आडवाणी, जिनको अभी वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम ये चीन के शांगराओ शहर में है। तो यहाँ पर पंकज आडवाणी की फोटो लगाकर उन्हें शामिल किया गया। पंकज आडवाणी की बात करें तो स्नूकर और बिलियर्ड्स में टोटल 26 वर्ल्ड टाइटल ये जीत चुके हैं अभी तक। उन्होंने 2005 में बिलियर्ड्स का पहला वर्ल्ड टाइटल जीता था और अभी 26वां ये पिछले साल ही 2023 में जीता था इन्होंने। और 2004 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2009 में पद्मश्री मिल चुका है। अभी 2018 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो ये है पंकज आडवाणी, नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान मैगन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि अभी ये मैगन नाम का जो चक्रवाती तूफान है ये ऑस्ट्रेलिया में आया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग को इसने हिट किया है। यहाँ पर एक्चुअली में जो कारपेंटिया नाम की जो खाड़ी है वहां पर इसने हिट किया है। तो मैगन नाम का ये चक्रवाती तूफान है। आपको मैं बता दूं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में ही जैस्पर नाम का तूफान भी आया था। लिंकन नाम का तूफान ने भी यहाँ पे काफी तबाही मचाई थी। वैसे ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान होते हैं, जो साइक्लोन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? विली विलीज कहा जाता है। और मैं आपसे पूछूं, अभी 2024 का पहला साइक्लोन कौन सा था? अल्वारो था। कहाँ पे आया था? जो मेडागास्कर में। कुछ और मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो हार्मून नाम का तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में और इसका नाम रखा था ईरान ने। मिचोंग नाम का तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम म्यांमार ने रखा था। मिगिली नाम का तूफान आया था अभी बंगाल की खाड़ी में ही, जिसका नाम मालदीव ने रखा था। तेज नाम का तूफान ये अरब सागर में आया था, जिसका नाम भारत ने रखा था। और बिपरजॉय भी आपने सुना होगा, ये दक्षिण पूर्वी अरब सागर में आया था, जिसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। अच्छा, तोकाते नाम का जो तूफान आया था, तोकाते, इसका नाम किसने रखा था? म्यांमार ने। और असनी नाम का तूफान जो आया था, असनी, इसका नाम रखा था श्रीलंका ने। और मोचा चक्रवात
ये 2023 का पहला चक्रवात था जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। उसका नाम यमन ने रखा था। और मैंने आपको बताया भी सही ना कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? मृत्युंजय महापात्रा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में रूस में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर होगा विनय कुमार। तो अभी विनय कुमार को रशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर बनाए गए हैं ये। अच्छा, इनके अलावा कुछ और भी देशों में भारत के अभी नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, वो भी मैं आपको यही बताता हूँ। जैसे कि क्यूबा देश में टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन बने, इराक में सोमेंदु बागची बने और चिली देश में अभिलाषा जोशी बने। और ये ध्यान रखना, अगर पूछे किसी विदेशी देश में भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू। तो गाइस, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी किसे 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? प्रभा वर्मा को, उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। फिर आपसे पूछा कि भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका। फिर आपसे पूछा गया कि हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। फिर आपसे पूछा ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मौसमी चक्रवर्ती को। फिर पूछा तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने? CP राधाकृष्णन बने। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया 20 मार्च को। फिर पूछा डायना स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया एक तो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। फिर पूछा गया चुनाव आयोग ने अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? नो योर कैंडिडेट। और फिर पूछा अभी किस देश ने भारत से डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो गुयाना ने। और आखिरी प्रश्न था कि भारत के किस स्थान पर अभी फॉर्मूला 4 रेसिंग का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा श्रीनगर में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? तो आंसर होगा अमृत भारत एक्सप्रेस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।